student, welcome back to the math class. Today we will do exercise 4.6. Classify the following system of equation as consistent or inconsistent. हमने जो इक्वेशन दी हुई है हमने बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. देखो कंसिस्टेंट कब आएंगी इक्वेशन, जब हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन. या कंसिस्टेंट हम कहेंगे कि तब होगी इक्वेशन जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा. अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो वो इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो वो इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी, कंसिस्टेंट. फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. ठीक, अगर हम यहाँ लिखेंगे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसके नीचे हम ये लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. ठीक, अब देखो इसको हमने इक्वेट करना है, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे. हमने ए मैट्रिक्स नाम देनी है, कोफिशिएंट लिखना है हमने. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1. नीचे x का कोफिशिएंट क्या है, 2. y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3. ठीक, वो हमने a नाम दे दिया इसको. ठीक, अब a डिटर्मिनेंट निकालना है. a डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो आपको पता है. 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4. सो क्या आंसर आ गया हमारे पास, माइनस. ठीक, अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1. दैट मीन्स ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन. देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो हम क्या कहेंगे, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. सो इट इज हैंस इट इज कंसिस्टेंट. सॉरी, जो यूनिक सोल्यूशन तो हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट. ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कंसिस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4. अगर हम इन सब में से a कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4 अपॉन a. ठीक, हमने इसमें भी क्या बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. उसके लिए हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे. लेट a क्या आएगा, लेट a इज इक्वल टू कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1. x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 1. ठीक है, 1 2 1. नेक्स्ट y का कोफिशिएंट 1 3 1 1 3 1 एंड z का कोफिशिएंट 1 2 2 1 2 2. तो ये हमारे पास a बन गई. ठीक, यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है उसको हम मान लेते हैं कि किसके एक्स वाई, तो इसको एक्स मान लो. एक्स हमारे पास सपोज कर लो कि एक्स वाई जेड है. ठीक है, बी जो उसके सामने वाली टर्म्स होती हैं उसको हम बी मान लेते हैं. सो बी इज इक्वल टू 1 2 4 अपॉन ए. ठीक है, ठीक है, जो x के कोफिशिएंट थे यहाँ लिख लिया, y का कोफिशिएंट हमने यहाँ लिख लिया, z का कोफिशिएंट यहाँ लिख लिया. x क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल है वो x टर्म में मान लीजिए x y z. ठीक है, और हमने क्या किया, जो इस साइड पे जो इक्वेशन जिसके इक्वल थी वो कांस्टेंट टर्म को हमने b नाम देके यहाँ पे लिख लिया. हमने कंसिस्टेंट का कैसे पता चलता है, हमने a डिटर्मिनेंट निकालना है, हम a डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे. सो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, जिससे मर्जी सॉल्व कर लो. ठीक है, हम फर्स्ट से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो से. सो 1
3 टू द 6 -2, नेक्स्ट क्या आएगा -1, ठीक है। 2 टू द 4 -2, नेक्स्ट +1, 2 1 ज़ा 2, 3 1 -3, सो क्या आ गया 6 -2 4, 4 आ गया, -4 -2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, नेक्स्ट -1, सो 4 -3 is equal to 1, so A determinant is not equal to 0, so system of equation is consistent, so therefore system of equations is consistent. ठीक, now next question number 7, solve the system of linear equation using metric method. metric method को यूज़ करके हमने ये linear equation को solve करना है, ठीक है। लेट ए, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया था, ए क्या होगा, 8 5 7 2 3, एक्स हमने क्या मान लेना, जो इसके वेरिएबल हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट बी हमने क्या मानना है, कि लीनियर इक्वेशन जिसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 एंड 5, ठीक। हमने मैट्रिक मेथड यूज़ करना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, एक्स हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पे एक्स एंड वाई की, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तब सॉल्व होगी ना जब हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की। देखो ये हमारे पास किस फॉर्म में है इक्वेशंस, ठीक। देखो ये हमारे पास है ए एक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये वाला इक्वल हम यहाँ पे लिख दिए, ये बी वाली टर्म यहाँ पे है ए इंटू एक्स, तभी इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी। इस रो को इससे करेंगे तो हमारे पास यही वाली इक्वेशंस बनेगी, यानी कि ये इस फॉर्म में है। हमने क्या एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इधर जाके क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी, यानी कि एक्स की वैल्यू तब निकलेगी जब हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, ये रो छोड़ देनी, ये रो छोड़ देनी, ये कॉलम छोड़ देना, तो क्या बन गया 3। ये पहले वाला पॉजिटिव होता है हमेशा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इसका ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 का क्या बन जाएगा -7, ठीक। सो सेम वे 7 का क्या आएगा -2, और इसका क्या आएगा +5। फिर इसका क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 3 -2 -7 एंड 5, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। एंड हमने अब क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल लो, 5 तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसका डिटर्मिनेंट लिख देते 5 2 7 3, 5 3 दा 15 -7 2 दा 14 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1। अगर ए डिटर्मिनेंट में डेट मीन्स हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 अपॉन 1। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या था, 3 -2 -7 5, ठीक। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसको सॉल्व करने से ए इनवर्स 3 -7 -2 5 ही है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स हमने क्या मान लेना, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 -7 -2 5, एंड बी हमारे पास क्या है 4 5।
ठीक, एक्स वाई, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 3 4 = 12 प्लस -10, -7 मल्टीप्लाई बाय -28 प्लस 25, इसको माइनस किया 2, इसको माइनस किया -3, सो इसको इक्वेट किए, सो एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वेट किए तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, ये हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, देखना है कि इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक मेथड। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन, ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ठीक, लेट ए, पहले वाला एलिमेंट को हम ए मान लेते हैं, मान के चलते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, फर्स्ट कोफिशिएंट लिखना है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, 1 यहाँ पे x है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, y 1 -2 3, z 1 -1 -1। ठीक, नेक्स्ट x y z निकालना है, इसको लिख लिया हमने, b की वैल्यू लिख लेनी है हमने 1 3/2 9। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a x इज इक्वल टू b, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हम उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एडजॉइंट, एडजॉइंट ए हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला प्लस का साइन आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस का आएगा, यहाँ पे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इधर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक, अब देखो यहाँ पे है, अब पहले का निकलना है, साइन हमने लगा लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -2 मल्टीप्लाई बाय -5 10 10, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस करके माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 10 + 3 13, यानी कि फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 30। मैं डायरेक्ट निकालने लगी हूँ, आप इसको कैसे करोगे, स्टेप वाइज स्टेप करोगे। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 -3 एंड -5। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ही आ जाएगा। फिर इसका क्या करना है, हमने ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ गया 13, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी 8, ये टर्म इधर 1, नेक्स्ट ये वाला 5 -10 3, नेक्स्ट लास्ट वन 3 -6 -1, ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब हमने क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट किससे सॉल्व कर लेते हैं हम, फर्स्ट रो से कर लेते हैं। सो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 10 + 3, नेक्स्ट -1 1 -5 -+0, नेक्स्ट 1 3 फिर 0 ही आ जाएगा,
सो 2 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -5 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 क्या आ गया 26 प्लस 5 31 प्लस 3 34। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 34। किसकी वैल्यू निकालनी है हमने ए इनवर्स की। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट अपॉन इनटू एडजॉइंट ए। सो 1 अपॉन 34, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देते हैं हम 5 माइनस 10 3 माइनस 6 माइनस 5, ठीक। सो x इज इक्वल टू इनवर्स ए बी। सो 1 अपॉन 34 इंटू 13 8 1 5 माइनस 10 3 एंड 3 माइनस 6 माइनस 5 इंटू बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 3 अपॉन 2 9, ठीक। सो 1 अपॉन 34, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 9 5 माइनस 15 प्लस 27 3 माइनस 9 माइनस 45 मीन्स 1 अपॉन 34। इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या बन गया 34 17 माइनस 51। अब 34 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1, नेक्स्ट 1 अपॉन 2 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा -3/2, ठीक। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, ठीक। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। द कॉस्ट 16 क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion and 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by metric method, ठीक। सो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन wheat and rice per kg be x, ₹x, ₹y and ₹z, ठीक, रिस्पेक्टिवली। कि हम मान लेते हैं कि अनियन की कॉस्ट ₹x है, वीट की ₹y है और राइस की ₹z है, ठीक। सो फर्स्ट हमारे पास क्या था 4 kg अनियन मीन्स 4x, 3 kg वीट मीन्स 3y एंड 2 kg राइस मीन्स 2z इज इक्वल टू ₹60। सिमिलरली नेक्स्ट वाली जो इक्वेशंस है उसका हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, क्या था नेक्स्ट वाली इक्वेशंस का 2 kg अनियन मीन्स 2x, 4 kg वीट मीन्स 4y, 6 kg राइस मीन्स 6z इज इक्वल टू ₹90। जब हम सीधे लिख देते हैं 90। नेक्स्ट थर्ड वाली द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन मीन्स 6x, 2 kg wheat means 2y, 3 kg rice means 3z is equal to ₹70. Find the cost of each item per kg by metric method। ये हमने इक्वेशंस बना दी, आगे आपको सॉल्व करना आता है। हमने x, y, z की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे 3 इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। ए मान लेते हैं हमारे पास क्या है
4 3 2 1 2। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ 2, तो यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 30 बन जाता है। ठीक, सो 1 2 3, नेक्स्ट 6 2 3 की वैल्यू क्या आनी है, x y z। ये हम किसको मान लेते हैं, ये x के इक्वल है, और b टर्म किसके इक्वल है, लास्ट वाली टर्म क्या आती है 60। अगर मैं इसमें से 90 में से 2 से डिवाइड करूँ तो 45 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 45, यहाँ पे 70। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, x y z की वैल्यू निकालनी है, मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट a हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 0 15 -10 -5 0 10 5 -10 and 5। पता नहीं कैसे निकालना है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है, इसका हमने निकालना है, ये वाली टर्म लेनी है। 2 3 6 2 3 6 6 - 6 0, सो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। सेम वे से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 5। ठीक, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया हमने। ठीक है, तो क्या आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, ये है हमारे पास ए। ठीक है, सॉल्व किया 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस फिर नेक्स्ट 3 से किया, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू 45 -20 इज इक्वल टू 25। ठीक, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, एवरीवन नो, ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 1/25, एडजॉइंट ए उसकी वैल्यू लिख देते हैं 0 -5 5 15 0 -10 -10 10 एंड 5, ये वाली वैल्यू सारी हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक, अब 25 तो इधर पूरे से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 5 बाहर रहने दें, 5 को सबसे डिवाइड कर देते हैं। सो 1/5 हमने बाहर रहने दिया, 5 को सबसे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 -1 1 3 0 -2 -2 2 1। ठीक है, सब सारी टर्म को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x हमारे पास क्या था, x y z। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/5, ये वाली टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे 0 -1 1 3 0 -2 2 1। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 60 45 एंड 70। अब इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये पूरी रो को इस पूरे कॉलम से किया, 60 0 60 -45 प्लस 70, नेक्स्ट को किया, सो 180 0 बन गया 2 140। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 को 60 से किया, -120 प्लस 90 प्लस 70, यानी कि इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया 25 को माइनस किया 40, इसको किया 60 - 40 है। ठीक है, 5 को सबसे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 5 8 8। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या था x y z। सो x इज इक्वल टू
5, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास x, y, z की वैल्यू आ गई। डैट मीन्स हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई? द कॉस्ट ऑफ अनियन, wheat and rice per kg are ₹5, ₹8 and ₹8 respective. Thank you.